हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कभी मिस होते ही नहीं। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पे एक एक सवाल आता ही है। ऑलमोस्ट हर साल नीट में एक एक सवाल आता ही है। तो बेटा मैंने इस चैप्टर को पूरा जीरो से लेके एंड तक, बिल्कुल हाई लेवल तक पूरा एनालाइज करके आपके सामने रखा है। यहां पे सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेंगे जिन पे सवाल आए हैं लास्ट 15 से 16 सालों में। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है ना। फिर उसका मैंने एप्लीकेशन भी समझाया कि इस फॉर्मूले पे कैसे सवाल बनते हैं और ये फॉर्मूला आया किस तरीके से है। ठीक है, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो बेटा इस टॉपिक को करने से आपके कम से कम 2 सवाल तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका शॉर्ट में नाम MEC भी होता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, तो यहां पे मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है बच्चों। राइट, आपको क्या करना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के खूब सारे PYQs करने हैं अभी। राइट, और जो आपको शीट दे रखी है आपके कोचिंग में या कहीं भी, कुछ मटेरियल मैं भी दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है इसके बाद। भाई इस सेशन का टारगेट यह है कि आपको सारे फॉर्मूले और सब चीजें एकदम रिवाइज हो जाएं दिमाग में, ताकि वहां आप भूलो ना। फॉर्मूले बता रहा हूं मैं और उनको कैसे अप्लाई करते हैं वो समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए। कुशल मकवाना, ड्यूरेशन बेटा बता दी ना ड्यूरेशन मैंने आपको। सर चैप्टर सीक्वेंस क्या होगा, बस वही होगा जो 12th में है। ठीक है ना। तो यहां पे मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपको एक्सप्लेन करूंगा अब। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। चलिए भाई इसको मैं एक एक करके समझाता चला जाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यह है कि भाई अगर कहीं पे कोई करंट चल रही है, ठीक, तो ये अपने चारों तरफ क्या करती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फैला लेती है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड फैला लेती है चारों तरफ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं है और वहां से करंट पास हो रही है तो उस पर फोर्स भी लगता है। फोर्स इज इक्वल टू ILB। ये तो भाई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट होती है तो उस पर फोर्स भी लगता है। ठीक है, तो यहां पे फोर्स और फील्ड हमको दोनों ही देखने हैं। तो पहले यहां पे फील्ड देखेंगे, बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट साहब ने क्या बोला है कि अगर किसी वायर में कहीं पे I करंट चल रही है तो उसका छोटा सा एलिमेंट अगर हम लेते हैं, जिसको DL लेते हैं, ठीक है ना, अगर इसका हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया और यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में देख लिया कि DL की डायरेक्शन ये है, तो अगर कोई हमसे पूछे कि इस करंट की वजह से, जो ये करंट है I करंट DL, इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके मिड पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। ये क्या चाहिए, मान लीजिए R है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/4π। ठीक है ना। अब DL क्रॉस R ऊपर होगा और नीचे R का क्यूब होगा, 4πr3। ये आपका बायो-सावर्ट्स लॉ है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही आपका बायो-सावर्ट्स लॉ है। मैं अपने मैग्नेटिक फील्ड के जरा नोट्स देख लूं, उनमें मैच करूंगा, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले और ये सब मुझे बताना है, तो आई नीड टू चेक। ठीक है ना। तो μ0I/4π DL क्रॉस R, DL तो ये वाला हो गया, R ये हो गया। R की डायरेक्शन पॉइंट की तरफ ही होती है। ठीक है ना। तो B की वैल्यू हो जाती है μ0I/DL। DL क्रॉस R में R साइन थीटा में से R तो नीचे से कट जाता है और नीचे 4πr² आ जाता है। तो ये बायो-सावर्ट लॉ का सिंपल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से सारे डेरिवेशंस हो रखे हैं। 5 मिनट्स ब्रेक। बेटा देखो 5:38 हो रहे हैं, है ना। मैं आपको 5:45 पे ब्रेक दूंगा। अब से 7-8 मिनट बाद ब्रेक दूंगा, 10 मिनट का। ठीक है ना, 10 मिनट का ब्रेक होगा।
अब ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट लूप। तो भाई अगर कहीं पे एक सर्कुलर करंट है ऐसे यूं, तो इसके सेंटर सी पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये याद रखना है। इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर भाई ये करंट है, इसमें आई करंट है और इसकी रेडियस है r और ये सेंटर है c, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस करंट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। नीचे पाई वगैरह कुछ नहीं है, याद रखना है इसको, ठीक है ना। अब वो कहता है कि भाई अगर मान लो ये आपकी करंट चल रही है इसमें आई, लेकिन वो कहता है कि ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, ये बस इतना है, ठीक है ना। तो इतने से पार्ट की वजह से ये सी है। अब ये तो रेडियस आर है, अब भाई था तो ये एक टाइप से रिंग ही ना, तो लेकिन यहां से लेके बस यहां तक की वायर है, तो ये पूरी वायर यहां पे थीटा एंगल बना रही है। कितना बना रही है? थीटा एंगल। तो आप कह सकते हो अगर ये इतना पार्ट यहां पे थीटा एंगल बना रहा है और इसमें आई करंट है और इसकी रेडियस आर है, तो यहां सेंटर पे बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इनटू, ठीक है, ये इसको 4 पाई आर लिखेंगे ऐसे, 4 पाई आर इंटू थीटा, ये बी की वैल्यू है। तो ये सर्कुलर आर्क, ठीक है ना, यानी कि पूरी रिंग ना हो, रिंग का एक छोटा सा पीस हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। बस इतना पता होना चाहिए कि रिंग का इतना पीस यहां पे ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है सेंटर पे, ठीक है, ये इतना बना रहा है, राइट। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ये हो जाएगा। अब ये क्या कहता है, ये डिस्टेंस x है और ये रेडियस है r, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट, अगर n ये है, ठीक है ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर इसमें आई करंट है, इसकी रेडियस आर है, रेजिस्टेंस एक्स है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इतना। तो यहां पे B की जो वैल्यू है, अगर इसमें n लपेटे हैं तो I को आप क्या कर सकते हो, n टाइम्स ऑफ I भी कर सकते हो, I को आप n टाइम्स ऑफ I भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये छोड़ो, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर लॉ ये कहता है कि भाई अगर कोई एक सरफेस है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी करंट चल रही है, तो मान लो ये वाली करंट यहां से जुड़ के यहां निकल आती है, यहां से जुड़ के यहां निकल आती है, ये यहां से यहां से घुस के यहां निकल आती है, ऐसे इस तरीके से ये करंट चल रही है। ऐसा नहीं है कि नीचे ही जा रही है करंट, कोई मान लो यहां से निकल के ऊपर भी जा रही है, ऐसे बहुत सारी करंट है, ठीक है। तो मान लो यहां पे आप एक ऐसा कोई भी लूप ले लेते हो, ऐसे ऐसे करके कोई भी लूप ले लेते हो यूं, तो ये वाली वो करंट्स हैं जो इसमें से पास हो रही हैं, ठीक है ना। तो मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, और ये मैंने एक लूप बना दिया। एम्पियर साहब ने ये बोला है कि इस आर्बिट्रेरी लूप को आपने बनाया है, तो इसको कोई सर्कुलेशन दे दो, तो मैंने इस पे एक एरो दे दिया। ऐसे एरो लगते ही पूरे सर्किट का क्लियर हो जाता है कि ये एरो किस तरफ है, ये तो ये एरो यूं है, तो यहां पे अगर मैं इस एरो की डायरेक्शन में यूं चलाऊं तो अंगूठा ऊपर, तो इस पॉइंट पे ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाती है। तो जितनी भी करंट इसमें से ऊपर की तरफ निकल रही है वो पॉजिटिव है, जो नीचे जा रही है वो नेगेटिव। तो कह रहा है कि इस लूप पे किसी भी छोटे से पार्ट को डीएल को लेके, वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो उस छोटे से पार्ट पे बी डॉट डी एल लिख लो, फिर उससे अगले पार्ट के लिए बी डॉट डी एल लिख लो, ठीक है, फिर उससे अगले पार्ट के लिए बी डॉट डी एल लिख लो, ऐसे कर करके पूरा कवर कर लो। तो दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जितनी भी उसमें से करंट पास हो रही है आई एनक्लोज्ड, ये इसके बराबर होगा। तो एम्पियर साहब ने ये बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वो करंट जो इसके अंदर से पास हो रहे। देखो भाई इसमें से I1 तो बाहर रह गई, तो एक तो I2, I3 और I4 रह गई, लेकिन ऊपर की तरफ जो है उसको पॉजिटिव मानना है, तो ये तो पॉजिटिव आएगी, ये दोनों करंट नेगेटिव आएंगी। तो ये आपका एम्पियर लॉ हो जाएगा जो यहां पे लिखा जाएगा। ये एम्पियर लॉ मैंने एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझाया आपको कि कैसे इसको करना है।
तो एम्पियर लॉ क्या कहता है, कोई भी लूप बना लो, उसका बी डॉट डी एल म्यू इंटू उसमें से पास होने वाली करंट के सम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, राइट। अब इसके आगे अगर हम जाएं यहां पे, तो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो भाई अगर ये कोई वायर है और इसमें आई करंट है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इससे मिलाओ पहले तो, फिर इस पॉइंट से इस वाले एंड को मिलाओ, फिर इस पॉइंट से इस वाले एंड को मिलाओ, और ये वाले एंगल को आप φ1 लिखो, इस वाले एंगल को आप φ2 लिखो। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बी का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, आर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ऊपर वाला एंगल φ1 नीचे वाला φ2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। किसी भी वायर के पीस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, करंट को ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, करंट को ऐसे हाथ में पकड़ेंगे यूं, और एरो को ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इसको ऐसे हाथ में पकड़ के एरो को ऊपर करंट की डायरेक्शन में उठा, तो ये जो फिंगर हैं, ये फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। तो इसको अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो यहां की साइड फिंगर अंदर चली जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, उधर की साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फॉर अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए φ1 और φ2 दोनों 90 होंगे, तो इस वायर के पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगी। अगर ये वाली डिस्टेंस आर है और ये आई है, तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि व्हेन एक्स वाई इज इनफाइनाइट लेंथ बट पॉइंट पी इज नियर सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा, इसके एंड के पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो जाएगी, क्योंकि एक तो थीटा 90 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर हो जाएगी सेमी इनफाइनाइट वायर के पास, अगर उसमें आई करंट है तो, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। तो अगर ये ऐसा सिलेंड्रिकल वायर है थिक, और ये इसकी एक्सिस है यहां से यहां तक की, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर, अगर ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर है और इस पूरे में कितनी करंट जा रही है, आई, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बस ये याद रखना है, आउटसाइड पॉइंट यहां से यहां तक अगर आर है तो इस वाले पॉइंट पे ये रहेगी, ठीक है। और अंदर वाले पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर, और अगर ये यहां वाला पॉइंट है आर यहां से यहां तक की है, तो इस वाले पॉइंट पे रहेगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, कितना लिखा था 4 पाई है 2 पाई है, 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर, 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बी। बस ये याद रखना आप, अंदर वाले पॉइंट पे ये होगा। सब कुछ कैसे निकला, एम्पियर लॉ से निकला है, ठीक। चलिए, तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाने लगूं, कोई मुझे कहे कि इसका ग्राफ बना दो मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे यूं, ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अंदर वाले पे तो ऐसे बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर यूं चल, क्यों, क्योंकि अंदर पे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, देखो ये आर लिखा है ना यहां पे, और बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है, यहां पे B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है, तो बाहर वाला ग्राफ तो होगा ऐसा, ये B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, अंदर वाला ऐसा होगा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, राइट। चलिए, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, तो भाई अगर एक सोलेनोइड को ऐसे 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 हम ले लेते हैं यूं करके, तो इसके अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये इस सोलेनोइड की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये आपके पास लॉन्ग एंड थिन सोलेनोइड है ये पे, और बाहर वाले पॉइंट पे बी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होती है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अंदर वाले बीच के किसी पॉइंट पे ये, अब वो कह रहा है कि एंड पॉइंट पे कितनी होगी। अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं तो बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई बाई 2 एंड पॉइंट पे, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई बाई 2, अंदर किसी भी पॉइंट पे बस थोड़ा सा ही अंदर जाने पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और एंड पॉइंट पे इतनी होती है, ठीक है। तो अगर किसी भी सोलेनोइड का अगर हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके,
कोई कहता है कि इस सोलेनोइड का ग्राफ बना दो यूं करके, तो यहां तक तो म्यू नोट NI चलेगा, उसके बाद ये ग्राफ नीचे जल जाएगा ऐसे, ठीक है ना, और एंड के पास आधा हो जाएगा, एंड के पास आधा हो जाएगा। तो ऐसा सोलेनोइड का ग्राफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो भाई अगर कहीं पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे कोई एक चार्ज है जो दौड़ रहा है, v वेलोसिटी से दौड़ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का एंगल थीटा है, तो रूल ये कहता है कि इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी Q इंटू वी क्रॉस बी, ये वाला फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ये लगेगा। ठीक है ना, और अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इसी पे QE साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को मिला दो तो लॉरेंज फोर्स हो जाता है। बट मैग्नेटिक फील्ड से मतलब, मैग्नेटिक फोर्स से मतलब है हमें, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, दोनों फोर्स के सम को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, राइट। चलिए, अब ये क्या कह रहा है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन करता है वो मुझे आपको समझाना है अभी। तो भाई मान लो यहां पे एक टेबल है ऐसे यू, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B है ऊपर की तरफ, और ये यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है जो आपने इस तरफ थ्रो कर दिया है। तो आप देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है क्या, FBI, फादर बेटा इडियट, FBI, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये I है या फिर V है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स लगेगा तो इस पे भाई फोर्स इस तरफ लगता है, तो ये ऐसे गोल गोल घूम जाएगा यूं। ठीक है ना, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को आप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दोगे तो वो ऐसे घूम जाएगा क्योंकि फोर्स लगेगा ऐसे, तो यहां से यूं आ जाएगा वो। ठीक है ना, ये तो, और ये जो सर्कल बनेगा इसकी एक रेडियस होगी, तो रेडियस इज इक्वल टू होगा mv अपॉन QB। ये कैसे आया, क्योंकि जब भी पार्टिकल v स्पीड, मान लो इसकी स्पीड v है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए वेलोसिटी को कभी चेंज नहीं कर पाता, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कभी चेंज नहीं कर पाता। तो जहां पे भी ये पार्टिकल होगा ये v वेलोसिटी से ही चलेगा ये। ठीक है ना, तो r इज इक्वल टू mv अपॉन QB, ये रेडियस होगी उस सर्कल की जो ये एग्जीक्यूट करेगा। अब भाई ये तो रेडियस हो गई, अब टाइम कितना लगाएगा ये, तो 2 पाई r, ये वाली डिस्टेंस v स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो 2 पाई तो एज इट इज, नीचे v एज इट इज, r की वैल्यू डाल दो mv अपॉन QB, v से v कट गया, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2 पाई m अपॉन QB। ये इतना टाइम पीरियड होगा इसका एक सर्कल कट करने का, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। देखो ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी चाहे आप कम दो, यानी कि स्पीड आप कम दो या ज्यादा दो, टाइम उतना ही लगना है। ज्यादा स्पीड दोगे तो दूर तक घूम के आएगा, कम स्पीड दोगे तो पास में घूम के वापस आ जाएगा, बट टाइम इतना ही लगाएगा। ठीक है, चलिए ये वाली बात थी। अब ये यहां पे समरी दी गई है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल 2 पाई m अपॉन QB, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन QB अपॉन 2 पाई m, एंगुलर फ्रीक्वेंसी QB अपॉन m। ठीक है ना भाई, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई 2 पाई m अपॉन QB, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो दिस इज QB अपॉन m, ये ओमेगा हो गया, QB अपॉन m ये आपका ओमेगा हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं
इफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो जाता है, हेलिक्स बन जाता है। ये क्या बन जाता है, हेलिक्स बन जाता है। ये हेलिक्स क्या होता है भाई, अभी बता देता हूं आपको। भाई मान लो यहां पे हमने एक ये टेबल बनाई, इस तरीके से मान लो हमारे पास ये एक टेबल है, ओके। अब यहां से हमने क्या किया, एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो करना है हमें, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो ये इस तरफ है बी। पार्टिकल को हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना थ्रो करके एक किसी एंगल पे थ्रो कर दिया, तो वेलोसिटी इस तरफ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये एंगल हो गया थीटा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट तो इस तरफ हो गया, एक कंपोनेंट इस तरफ हो गया। ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा हो गया, ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा हो गया। तो भाई इस कंपोनेंट की वजह से तो पार्टिकल ऐसे सर्कल एग्जीक्यूट करके यहीं आ जाना चाहिए इसकी वजह से तो। लेकिन होगा क्या, यहां पे होगा क्या, यहां पे ये होगा कि ये जो पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी है, ये वाला कंपोनेंट है जो वेलोसिटी का, ठीक भाई, ये वाली वेलोसिटी तो उसको ऐसे एग्जीक्यूट करवाएगी सर्कल, और ये वाली वेलोसिटी उसको ऊपर उठाती रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता नहीं है। फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो यहां तो ये फोर्स इसको सर्कल कटा देगा, और ये चीज इसको इस सर्कल पे चलते चलते ऊपर उठाती रहेगी। तो इमेजिन करिए एक पार्टिकल इस सर्कल पे चल रहा है, यूं सर्कल पे घूम रहा है, और घूमते घूमते ऊपर भी उठ रहा है। तो आप देखिए ये वाला पार्टिकल इस तरीके से यहां ऊपर उठता चला जाएगा। तो ये पार्टिकल यहां पे ऐसे थोड़ा 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 ऐसे ऊपर की तरफ, ये वाला पार्टिकल ऐसे उठता चला जाएगा। कैसे, देखो यहां से थोड़ा थोड़ा ये यूं ऊपर उठ रहा है, ऐसे करोगे तो यूं ऊपर उठ रहा है, ये दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे ऊपर उठता जा रहा है। ऐसे ऐसे ऊपर उठता जा रहा है। खुद सोचिए, एक पार्टिकल यहां पे, फिर 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 यहां पे, इस तरीके से ये ऊपर उठता जा रहा है। ये तो ये हेलिक्स बनती है। ये क्या बनती है, ऐसे हेलिक्स बन जाती है। आई होप आपको डायग्राम समझ आ रहा होगा। राइट, चलो गुड। मुझे लग रहा है स्टूडेंट जो है ना बोर हो गए। बच्चों आप बोर हो गए हो लग रहा है। आ गया समझ, अच्छा। दिख रहा है, ये इस तरीके से हेलिक्स बनती चली जाएगी ऊपर। अब क्या होगा, उसका जो पार्टिकल है उसका एक राउंड भी पूरा होगा, और उस एक राउंड में वो ऊपर उठते उठते ऐसे भी आ जाएगा। तो जहां से चला है इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, फिर आगे भी कंटिन्यू रखेगा इसी तरीके से अपनी जर्नी को, ऐसे भी आगे कंटिन्यू रखेगा। तो एक राउंड में, ठीक है ना, एक राउंड में वो यहां से यहां तक जाएगा। इस चीज को पिच बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पिच। इसको पिच बोलेंगे। एक राउंड में जो डिस्टेंस चली है उसको क्या बोलेंगे, पिच। ये चीज क्या होगी, पिच। और इसका टाइम पीरियड इस वाले से निकल, मतलब टाइम पीरियड तो वही रहेगा। तो आप देखो यहां पे बोल रहा है रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। तो आप देखो ये v sin थीटा है, तो रेडियस क्या होती है, एम वी अपॉन क्यू बी। तो क्यू सेम है, बी सेम है, लेकिन v तो ये वाला है, सर्कल कटाने वाला v तो ये है, तो ये v sin थीटा लिख देंगे। तो रेडियस तो ये हो जाएगी। अब टाइम पीरियड वही का वही रहेगा, क्योंकि तो वो तो स्पीड से इंडिपेंडेंट है। तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब फ्रीक्वेंसी भी उसकी यही की यही रहेगी, रेडियस। अब बात आती है इस पिच की। तो पिच क्या होगी भाई, पिच होगी ये वाली वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है, यानी कि v cos थीटा, और मल्टीप्लाई बाई यहां से यहां तक का राउंड का एक टाइम, तो टाइम पीरियड। तो
तो पिच की वैल्यू हो जाएगी T इंटू वी कॉस थीटा, तो 2 पाई m वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये पिच हो जाएगी, राइट। हेलिक्स की पिच ये हो गई। अब क्या होगा, देखो ये पिच का फॉर्मूला भी हो गया, यहां पे पिच ये हो गई, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो भाई अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो कोई किसी वायर में करंट इस तरफ है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आप देखो एफ बी आई, बी यहां पे अंदर की तरफ है, आई ऊपर की तरफ है, तो फोर्स हो जाएगा इस तरफ, दिख रहा है एफ बी आई, तो बी तो अंदर की तरफ है, तो बी तो अंदर की तरफ कर लो, करंट ऊपर है, करंट को ऐसे कर लो तो फोर्स लगेगा इस तरफ, तो ये यहां पे इस तरफ फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। और इस फोर्स की वैल्यू होगी आई एल बी, ठीक है ना, या फिर आई एल क्रॉस बी। अब यहां से यहां तक की लेंथ अगर एल है ये वाली, ठीक है ना, तो एल की डायरेक्शन तो ये होगी, बी होगी, तो ये एल क्रॉस बी हो जाएगा, यानी कि आई एल बी साइन थीटा, ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। एल के और बी के बीच का एंगल है थीटा, तो किसी भी वायर पे फोर्स आई एल बी लगता है, जो कि यहां आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, तो उन पे फोर्स कितना लगेगा। तो भाई मान लो एक कंडक्टर तो ये रहा, वायर है ये, और दूसरी वायर भी ये रही, ठीक है ना। अब वो कहता है कि इस वायर में करंट ऊपर की तरफ है I1, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ है I2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है मान लीजिए D, तो वायर 1 की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो एक काम कर लो, इसकी वजह से थोड़ा सा एलिमेंट ले लो, ये इतना कितना DL एलिमेंट ले लो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देख लो, तो भाई वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहां पे B1 होगा, तो इसको वायर को ऐसे हाथ में पकड़े तो फिंगर ऐसे अंदर चली जाएंगी, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा B1, और इस B1 की वैल्यू जो होगी वो होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, ये होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे I2 करंट है DL लेंथ की, तो भाई फोर्स हो जाएगा ILB, तो I इंटू DL इंटू B, लेकिन ये I कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये तो I2 हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन DL, भाई छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स तो DF लिख दो, तो DF अपॉन DL इज इक्वल टू I2 इंटू B, ठीक है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हो गया आपका I2 इंटू B, यानी कि म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा एक वायर की वजह से दूसरी वायर पे। तो एक वायर की वजह से दूसरी वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D हो जाएगा, ठीक है ना। यही वाली चीज यहां पे लिखी हुई है, ये क्या है, अच्छा नीचे ऊपर 2 लिख के नीचे 4 पाई कर दिया, तो सेम फॉर्मूला है, ठीक। बस इतना ही पता रहना चाहिए हमें, टॉर्क, ठीक। अब भाई एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये कोई लूप रखा हुआ है जिसका एरिया A है और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है B, तो इस एरिया का ये जो लूप है, इस एरिया का एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा। तो यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, ठीक। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है ना। इसमें कितने टर्न है, तो भाई इसमें अगर करंट ऐसे चल रहा है, मान लो इसमें करंट ऐसे चल रहा है लूप में, ठीक है ना, तो इसमें करंट अगर ऐसे चल रहा है और इसका एरिया A है, तो इस लूप पे एक टॉर्क आ जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी NIAB साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये जो NIA है इतना, इसको मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको M से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो यही टॉर्क जो है एक्चुअल में म्यू क्रॉस B भी होता है आपका, ठीक है ना, क्योंकि इस म्यू की वैल्यू होती है IA, अगर N टर्न्स है तो NIA हो जाएगी।
तो ए की डायरेक्शन और म्यू की डायरेक्शन सेम हो गई। तो यहां पे अगर करंट ऐसे तो एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, बी ऐसे हो गया, तो यही एरिया की डायरेक्शन है और यही म्यू की डायरेक्शन है। तो म्यू क्रॉस म्यू ऊपर बी ऐसे, म्यू क्रॉस बी ऐसे हो जाएगा। तो टॉर्क यहां पे उस डायरेक्शन में आ जाएगा, और उस डायरेक्शन में अगर टॉर्क आ गया तो टॉर्क इसको यूं घुमाने की कोशिश करे, यानी कि टॉर्क इस वाले एंड को तो नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, इस वाले एंड को ऊपर, यानी कि इसको यूं करने की कोशिश करेगा टॉर्क। ठीक, तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी हो जाएगा, या फिर एन आई ए बी हो जाएगा। नंबर ऑफ लूप्स हो गए, सारे फॉर्मूले आपको मैंने दिखा दिए यहां पे। ठीक है, ड्यूरेशन भाई 8:30 तक जाएगा सेशन, मिनिमम 8:30 तक तो मैं लेके ही जाऊंगा इसको, इतना तो जाना ही है, बाकी देखी जाएगी जो भी होगा, है ना। थोड़ा और आगे ले लेते हैं इसको, टॉर्क पता चल गया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, ठीक है ना। कन्वर्जन टू गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ओके, ये भी बताना है। वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट, ये भी बताना है। करंट सेंसिटिविटी बतानी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी बतानी, ओके ओके ओके। चलो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा होता है भाई, देखो ध्यान से देखना है बहुत ज्यादा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक तरीके से इस तरीके की मैग्नेट होती हैं दो, ठीक है। तो ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये दो मैग्नेट है इस तरीके की। इन दोनों मैग्नेट के अंदर एक इस तरीके का ऐसा सिलेंडर रहता है यू, और उसका ये एक्सिस है, ये वाली उसकी एक्सिस है। इस एक्सिस के साथ जुड़ा होता है एक स्प्रिंग, ठीक है ना, ये इस तरीके की एक्सिस है। बात को समझते जाना है। तो ये वाली मैग्नेट और ये वाली मैग्नेट ऐसे है, समझ में आ रहा होगा। तो दो मैग्नेट के बीच में इस तरीके का एक सिलेंडर टाइप रहता है, और ये सिलेंडर यूं जुड़ा रहता है। बात को समझते जाना है यहां पे। तो यहां पे क्या होता है भाई, वायर लिपटी होती है इस पे, इस तरीके से यूं वायर लिपटी होगी ऐसे, ठीक है, और वो उधर से जाके वायर यूं आ जाती है। तो यहां पे करंट ऐसे जाती है ऊपर की तरफ, ये यूं जाती है करंट ऐसे, ठीक है ना। तो सुनते जाना है। तो यहां से क्या करंट जाती है और इस सिलेंडर के ऊपर से ऐसे घूम के, यूं घूम के वापस आ जाती है, और इस सर्किट में करंट का फ्लो बनता है, ठीक है। तो अब ये क्या, ये हुआ लूप। इस लूप में जब करंट फ्लो होती है तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो इस लूप पे टॉर्क लगता है और वो इसको ऐसे घुमाता है यूं, ठीक है ना, ऐसे यूं घुमा देता है। तो यहां पे क्या होता है ऊपर भाई, ये जो स्प्रिंग है इसके एक एरो पे एक यूं निडल लगी होती है, और इस जगह पे एक ऐसे स्केल लगा होता है, ये 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे स्केल लगा होता है, ठीक है ना। तो आप सोच के देखो, यहां पे जैसे ये करंट जाएगी ये ऐसे घूमेगा, और ये जो एरो है, ये जो निडल है, मतलब ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर भी ऐसे घूमेगा, यूं यूं घूमेगा, ऐसे घूमेगा ये। तो ये ऐसे घूम के आपको रीडिंग दे देगा वहां पे कि इस पे टॉर्क कितना। अब जितनी ज्यादा करंट डालोगे आप, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है NIAB, ठीक है ना। साइन थीटा को यहां पे 90 बना के रखते हैं, क्योंकि ये तो डिवाइस है ना, साइन थीटा को यहां पे 1 बना के रखते हैं। थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। भाई A और B के बीच का एंगल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है और एरिया भी इसी तरफ है।
भाई अगर लूप ऐसे होगा तो एरिया तो ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, ठीक है, वो थोड़ी 90 डिग्री ले लो उसको, ये ऐसे घूमेगा तो यूं हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री ले लो इसको, बी को ऐसे, बी को इस तरीके से ले लेंगे यूं, तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऐसे ए हो जाएगा। कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री के आसपास ही बना के रखें, तो वो ये हो गया। तो टॉर्क जो है यहां पे, टॉर्क हो जाएगा आपका एन ए बी और आई। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जितनी आप इसमें करंट डालोगे उतना इस पे टॉर्क लगेगा, जितना टॉर्क लगेगा उतना ये वाला पॉइंटर ऐसे घूमेगा, तो आपकी ये रीडिंग बता देगा कि भाई इसमें इतनी करंट आपने डाली है। अब ये वाला जो ऊपर सिस्टम है जो आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये वो सिस्टम है जो आपको ऐसे यूं दिखेगा, बस ऐसे ये दिख रहा है ऊपर वाला सिस्टम ये। तो ये डिवाइस वो डिवाइस है जो आप लेबोरेटरी में देखते हो, इस तरीके का वो लगा रहता है कि यहां पे ऐसा यूं, और यहां पे ये पॉइंटर बना होता है ऐसे, और यहां पे एक ये लगा रहता है और यहां पे एक, इनमें हम वायर जोड़ देते हैं। ऐसा डिवाइस रहता है ना लेबोरेटरी में इस तरीके का। तो ये एक और ये, तो ये वाले पॉइंट हो गए ए और बी, ए और बी तो वो वाले पॉइंट हो गए, और ये पॉइंटर ये वाला पॉइंटर है, और ये वो नंबर है यहाँ के, ये 0 1 2 3, ये 0 1 2 3। तो ये डिवाइस यही है, दिस इज कॉल्ड एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये होता है, ठीक है ना। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, क्या है ये, गैल्वेनोमीटर, और इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। अब सुनना ध्यान से, यहां पे टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। अब टॉर्क जो है, अब ये जो स्प्रिंग है इसका एक टोर्शनल कोफिशिएंट होता है, टोर्शनल कोफिशिएंट सी होता है। तो टॉर्क जो है टोर्शनल कोफिशिएंट इनटू थीटा के बराबर होता है। भाई जितना टॉर्क लगेगा उतना घूमेगा, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। तो यहां पे हम टॉर्क को लिख देते हैं सी इंटू थीटा इज इक्वल टू एन ए बी आई। तो थीटा मतलब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। अब आप खुद सोचो कितना थीटा कितनी करंट से आ रहा है, दैट इज एन ए बी अपॉन सी, दिस इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। इतनी करंट से इतना थीटा, इतनी करंट से इतना थीटा, दिस इज नोन एज योर करंट सेंसिटिविटी। यही आपकी करंट सेंसिटिविटी है, राइट, ये चीज। चलिए, ये था आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने बोला तो मैंने आपको समझा दिया। हाँ सर 120 आ जाए बहुत है फिजिक्स में, कितने नंबर आ जाएंगे सर ये लेक्चर से? बेटा ये वैसे भी 12th का पार्ट है, तो 55% 12th आती है, 180 मार्क्स का है, तो 50% 90 बैठते हैं, तो 95 94 टाइप्स का तो असला है, पूरा मटेरियल है ये। अब इसमें से आप अगर इसको बहुत अच्छे से देखते हो तो 12th के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप चाहे नीट के PYQs उठा के देखें, जो जो मैं बता रहा हूं सारे PYQ वहीं से आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले PYQ एनालाइज किए हैं और देखा है कि कौन कौन से टॉपिक पे सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। वही टॉपिक मैं यहां पढ़ा रहा हूं आपको। तो एक्चुअल में मैंने उल्टा प्रोसेस लिया है, पढ़ाने से PYQ हो जाएंगे नहीं, PYQ से पढ़ाई मैंने यहां पे अरेंज की है। तो यहां पे जो जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं वो सारे आए हुए कॉन्सेप्ट हैं सबके सब। तो इसको जब आप पढ़ोगे, ठीक है ना, तो काफी कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपका भाई ये टॉपिक कवर हो गया, इसमें से कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवाल केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं। कम से कम फॉर्मूला हमें लगाना तो आए, फॉर्मूला अप्लाई करना तो आए, ये कम से कम ये तो पता चले कि भाई करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या है, कितना थीटा घूमेगा कितने करंट से, इज करंट सेंसिटिविटी। तो NAB अपॉन कितना C, C आपका टोर्शनल कोफिशिएंट है,
C जो है आपका टोर्शनल कॉफिशिएंट है जो कि स्प्रिंग्स में होता है। एक तो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होता है वो अलग है, F इक्वल टू के एक्स, वो K अलग चीज है। ये टॉर्क वाला स्प्रिंग को अगर ऐसे घुमाते हैं ना तो उसका टोर्शन, निचोड़ना, वो वाला कॉफिशिएंट है ये। चलिए खैर यहां पे तो हम आ ही गए। अब ये बोल रहा है कि कैसे। अब मुझे एक चीज बताओ आप, ये गैल्वेनोमीटर क्या नाप रहा है? जितनी करंट यहां से डाल रहे हैं उसी से तो थीटा आ रहा है। तो हम देख लेंगे 1 एम्पियर से इतना थीटा चलता है, 2 एम्पियर से इतना थीटा चलता है, तो ये साइन बना लेंगे, फिर इसको किसी भी चीज के लिए यूज कर लो आप। तो ये करंट नापता है। तो जो ये गैल्वेनोमीटर है ये क्या नाप रहा है? करंट मेजरिंग डिवाइस है। सर फिजिक्स में नहीं आता कुछ। बेटा एक रेगुलरिटी के साथ रोज पढ़ना फिजिक्स आप, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। अब जब तक नीट का एग्जाम चल रहा है ना, आपका जब तक नीट का एग्जाम चल रहा है तब तक, मतलब मैं ये बोल रहा हूं आपको, मिनिमम 3 आवर पर डे आपको फिजिक्स पढ़नी है। मिनिमम, वैसे तो मैं 4 भी लिख सकता था, बट कम से कम 3 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, और वो भी ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग, केवल क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है आपको, ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो जाके फिजिक्स थोड़ी अच्छी लगने लगेगी, और ये प्रोसीजर आपने चालू रखा तो आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आप बस ये सोच लो कि 3 घंटे पर डे मुझे फिजिक्स पढ़नी है, जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता रोज पढ़ूंगा मैं, बाकी टाइम चाहे कुछ भी कर लो। अब ये बहुत ज्यादा भी लगता है कुछ लोगों को, लेकिन बेटा बायो, नो डाउट बायो बहुत स्कोरिंग है, बायो खूब पढ़नी चाहिए, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। बेटा फिजिक्स पे ही पूरा सिलेक्शन अटका रहता है। जिसकी फिजिक्स वीक है उसका सिलेक्शन होता ही नहीं है, उसको अच्छी वो मिलती ही नहीं है। जितने भी लोग टॉपर्स हैं, जब सबसे पूछ लो, सबकी फिजिक्स बढ़िया होती है। तो बढ़िया फिजिक्स होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन, ठीक है, अच्छा कॉलेज। वापस आते हैं जमीन पे। सर 11th का रिमेनिंग भी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड यूनिट डायमेंशन, वो भी कराऊंगा बेटा मैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। चलिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो हम यहां पे देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली तो चीज ये है कि भाई प्लेन लैंग्वेज में ये बताओ कि गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है, अमीटर भी करंट मेजर करता है, फिर क्यों कर रहे हैं कन्वर्ट? तो बेटा इसलिए कि गैल्वेनोमीटर जो है ना बहुत ही सॉफ्ट डिवाइस होता है, डेलिकेट डिवाइस होता है ये। इसमें बहुत बड़ी करंट के लिए ये नहीं है, ठीक है ना। बड़ी करंट अगर गैल्वेनोमीटर में से पास कर दोगे तो टूट जाएगा, ये एकदम से बहुत ज्यादा टॉर्क लग जाएगा और ये टूट जाएगा, ठीक। तो हम अब इस गैल्वेनोमीटर को मजबूत बनाते हैं। तो अमीटर मतलब मजबूत गैल्वेनोमीटर, स्ट्रॉन्ग गैल्वेनोमीटर होता है अमीटर। तो किसी गैल्वेनोमीटर को मजबूत कैसे बनाया जाता है? उसकी जान बचा के। तो मान लो भाई ये गैल्वेनोमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ये हमें इतना पता है कि अगर इसमें डायरेक्ट आई नॉट करंट चली गई तो ये गया, टूट जाएगा। आई नॉट इतना तेज घूमेगा कि वो स्प्रिंग सब टूट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक काम कर लेते हैं कि इसमें पूरी करंट ना जाए, इसलिए यहां पे एक बाईपास लगा देते हैं उसको वापस, फिर यहां पे पूरी करंट हो जाएगी। तो ये बाईपास लगा देते हैं जिसको शंट बोलते हैं, यानी कि ये करंट पूरी इसमें जाने वाली थी, उससे पहले हमने एक रास्ता बना दिया। और शंट बना देते बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस वाला, स्मॉल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट इधर चली जाएगी, तो बहुत थोड़ी सी करंट आई जी समझ लो इधर चली जाती है, और मैक्सिमम करंट आई नॉट माइनस आई जी वो इस तरफ चली जाती है, ठीक। तो ये इसकी जान बच जाती है। अब कुछ लोग सोचेंगे
सर नापना तो आई नोट था और नाप दिया आई जी, तो क्या फायदा हुआ बेटा? नो डाउट गैल्वेनोमीटर आपको आई जी बताएगा, लेकिन हमें यह पता रहेगा कि अगर आई जी इतना है तो यह करंट कितनी है, बस उससे अपना काम हो जाएगा। तो ये तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया आर जी। आर एस आपका शंट हो गया। तो आप मुझे वो बताओ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था मैंने, इधर जाने वाली करंट क्या होगी? मुझे पता है कि आई जी अपॉन ये वाली करंट, जो ये वाली करंट है आई जी अपॉन ये, तो ये वाली जो करंट होगी इनके अपोजिट रेशो में होगी। समझ में आ रहा है? ये वाली जो करंट होगी इनके अपोजिट रेशो में होगी। तो भाई आप देखो आई जी क्या होगी, इससे पता चलेगा। आई जी होगी आर एस अपॉन आर एस प्लस आर जी इंटू आई नोट। तो ये फॉर्मूला बनेगा किसका? गैल्वेनोमीटर का। अब ये वाला फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला एक ही है भाई। इसमें जाने वाली करंट होगी दिस अपॉन दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो ये आपका फॉर्मूला है इसका। अब आप खुद सोचो आई नोट की वैल्यू कैसे पता चलेगी? आर एस प्लस आर जी ऊपर कर दो, डिवाइडेड बाई आर एस कर दो इंटू आई जी। ये आपकी मेन करंट हो जाएगी। तो आप खुद देखो, इमेजिन करना, अगर मैं एग्जांपल लूं यहां पे कि आर जी की वैल्यू कुछ ले लो 99 ओम ले लो, इसकी 1 ओम ले लो, ठीक है ना। अब मान लो आई नोट है यहां पे कुछ 20 एम्पियर। अब खुद सोचो 20 एम्पियर इसमें चली गई तो इसकी तो धज्जियां उड़ा देगी वो। तो अब आप देखो हमने क्या किया, हमने बहुत थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहां लगा दिया, 99 इसका है तो 1 यहां लगा दिया। तो अब देखो आईजी कितनी रह जाएगी, उससे देखो आईजी कितनी रह जाएगी। आईजी आपकी रह जाएगी आपकी आर एस 1 अपॉन 99 प्लस 1 इंटू 20 कितनी हो गई? 20 बटे 100 1/5 कुल 0.2 एम्पियर जाएगी। ठीक है ना। तो आप देखो आई जी जो है, आई जी आपकी 1/100 ऑफ आई नोट हो गई। तो हमें पता है कि आई नोट करंट में से 1/100 इसमें जाती है। तो अगर मुझे इसका पता है तो मेन करंट वैसे ही पता, 100 गुना हो गई। आई नोट इज इक्वल टू आई जी इंटू 100, ये हो गई। तो मुझे ये फैक्टर पता रहता है ना 1/100, ये वाला फैक्टर पता रहता है, ये रहा कि आई जी अगर इतनी होगी उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मेन करंट आ जाएगी। तो आई जी तो आपका गैल्वेनोमीटर नाप देगा, ये वाली मल्टीप्लाई आप कर लो, आपको ये वाली करंट मिल जाएगी। बन गया मीटर। दोबारा सुन लो, आई जी तो आपका गैल्वेनोमीटर नाप देगा, ये वाली चीज की मल्टीप्लाई कर लो तो आ गई आपकी आई नोट। यही अमीटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस ये याद रखना। यानी कि जो फैक्टर है जो मल्टीप्लाई करना है वो क्या है? आर जी प्लस आर एस अपॉन आर एस। ये वो फैक्टर है जो आपको आई जी में मल्टीप्लाई करना है और आपको आई नोट मिल जाएगी। दैट्स इट। ये अमीटर हो गया। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये तो और भी आसान है। इसमें क्या करना होता है भाई, जैसे मान लो ये गैल्वेनोमीटर है यहां पे और ये इसका रेजिस्टेंस है क्या? आर जी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है यहां पे, तो मान लो यहां पे कोई ऐसे वायर जा रही है, उसमें बहुत बड़ी करंट जा रही है यार। कोई कह रहा है कि यार ए और बी के बीच की वोल्टेज निकालो, वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। तो हम जब गैल्वेनोमीटर को यहां लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में तो करंट जाएगी आई जी। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या ये बता देगा कि करंट यहां से यहां इतनी जा रही है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस कुछ है और उसमें ज्यादा करंट चली गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहां पे भाई, इस जगह से एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आर एस, बिग रेजिस्टेंस। तो उधर की, अब इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं। अब यहां पे क्या ज्यादा करंट नहीं जाती अब, और गैल्वेनोमीटर बचा रह जाता है। लेकिन हमें फायदा हो गया कि भाई आई जी तो पता चल गई, अब ये आर एस है और ये आर जी है। तो अगर मैं आई जी में मल्टीप्लाई कर दूंगा किसकी? आर एस प्लस आर जी की, तो ए से बी तक की वोल्टेज आ जाएगी। बस ये इसका
फंडा हो गया कि भाई IG तो ये गैल्वेनोमीटर नाप देगा और इसका RG आपको पता है, RS आपको पता है, तो RS प्लस RG में मल्टीप्लाई कर दो RG की, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, देखो ना ये बोल रहा है कि V इज इक्वल टू, इसमें IG की मल्टीप्लाई कर दो IG इंटू R और G को भी ऐड कर दो, इज इक्वल टू V गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज और IG इंटू R ये वोल्टेज हो गई। यही तो हम कर रहे हैं, IG इंटू RS, ये तो इसकी वोल्टेज हो गई। ठीक है ना, इसकी IG इंटू RS और IG इंटू RG ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हो गई, दोनों का सम है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां से। करंट सेंसिटिविटी ये मैं बता चुका हूं आपको, कितने थीटा कितनी करंट से, तो NAB/C, ठीक है, ये हो गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी वोल्टेज से कितना थीटा, ठीक है ना, तो दिस इज NBA/C के बजाय RC और लगा दो, क्योंकि V I हो गया, I को अगर V करेंगे तो R की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये RC हो गया, ये आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई। फॉर्मूला याद रखना। अब ये मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या कहता है, करंट कैरिंग कंडक्टर लेंथ L बेंट इनटू 2 लूप्स 1 by 1. First loop has 1 turn of wire and the second loop has 2 turns of wire. ठीक है, compare the magnetic field at the center of the loops. अच्छा, ओके, 1 by 1 लिख रहा है ना, ये क्या लिख रहा है, 1 by 1। तो भाई मान लो ये तो L लेंथ है, तो पहले तो इस लेंथ का एक लूप बनाया, तो इसकी रेडियस आई R1, तो L इज इक्वल टू 2 पाई R1, ठीक है ना। अब इसमें अगर I करंट चलाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई 2R होता है, तो 2R1 होगा, ओके। अब अगर इसके दो लूप बना दिए तो एक लूप तो ये हो गया, एक लूप ये हो गया, इसमें 2 राउंड हो गए, तो L इज इक्वल टू 2 पाई R2 इंटू 2, ठीक है। तो यहां से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया B इज इक्वल टू, एक लूप की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2R2, म्यू नॉट I अपॉन 2R2, लेकिन 2 लूप है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये सेंटर पे दूसरे केस में आ गया। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का रेशो बताओ, इन दोनों का रेशो बताओ, 2 म्यू नॉट। अब भाई थोड़ा सा सोचने वाली बात है, यहां पे R1 की वैल्यू डालोगे तो L अपॉन 2 पाई आ जाएगी, तो BC आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू R1, L अपॉन 2 पाई ले लो, 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट I पाई अपॉन L, ये तो BC इसमें हो गया। इसमें BC क्या हो गया, 2 टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R2 हो जाएगा L अपॉन 4 पाई, इस 2 से 2 कट गया, 4 पाई ऊपर आ जाएगा, तो 4 पाई इंटू म्यू नॉट I अपॉन L, ये हो गया। तो भाई इस वाले BC में 4 आ रहा है, इस वाले BC में 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 और 1 वाला ठीक है। तो पहला वाला क्या है भाई, B और B डैश तो बताओ कौन कौन से हैं। फर्स्ट लूप, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड एट द, इसमें एक्चुअल में डायग्राम होगा 1 और 4 का रेशियो हो गया बस। अगर ये B डैश है तो B अपॉन B डैश इज इक्वल टू 1/4, ये हो गया आपका। अगर ये B डैश है तो इसमें 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो रेडियस कम है, ऊपर से 2 लूप है, तो रेडियस आधी होने से डबल हो गया और 2 लूप होने से और डबल हो गया, 4 गुना हो गया इसमें, ठीक है ना। तो 2 लूप वाला जो भी है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाला देख लो, अ कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर having turned 20 carries current 12 ampere clockwise direction when seen from the east. The coil is in north south plane. अच्छा ठीक है, find the magnetic field at the center of the coil. भाई ये भी कोई बात है, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 20 और करंट कितनी हो रही है 12, ठीक है ना। वो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R और मल्टीप्लाई बाई n लूप्स हैं, तो एक का इतना है तो 2 का इतना होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 20, म्यू नॉट I कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मीटर, ठीक है ना। ये बी की वैल्यू जो भी आएगा वो आंसर हो गया। म्यू नोट की वैल्यू डालोगे ना, म्यू नोट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डालोगे ना म्यू नोट की वैल्यू, तो म्यू नोट की वैल्यू यहां डाल दो, n 20 हो गया, i ये हो गया, 2 तो 2 रहेगा, r 1/10 मीटर हो गया, जो भी आएगा वो आंसर है, ठीक है। ओके चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। देखो फिर से क्या बोला, करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोइंग इन द वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ILB sin थीटा इज इक्वल टू एफ। फोर्स कितना लग रहा है भाई, 15 न्यूटन लग रहा है, आई कितना जा रहा है 10, कितनी लेंथ है 1.5 मीटर, बी कितना है 2 टेस्ला, और ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। 10 और 1.5 से कट के 1 हो गया, तो दिस इज 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आंसर हो गया। ILB साइन थीटा लगाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल तो म्यू इज इक्वल टू आई है भाई, कोई भी लूप है, मान लो कोई लूप है, ऐसे अगर हम कोई भी लूप लेते हैं, ठीक है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसमें पास होने वाला करंट इंटू ए, आई इंटू ए, तो अगर ये गोल है तो एरिया होगा πr² इंटू आई, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ये म्यू हो गया, ठीक है। बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, देखो भाई एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, m मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये इतना हो जाएगा अगर L की वैल्यू कम लेते हैं तो। इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बार के म्यू नोट अपॉन 4 पाई, मैग्नेटिक मूवमेंट m अपॉन r² प्लस l², ठीक है। अगर r बहुत बड़ा है l से तो l² को इग्नोर कर दो तो नीचे r का क्यूब हो जाता है, ठीक है। अब ये वही वाला है, डाइपोल वाला ही केस है, म्यू नोट p अपॉन दिस 3 cos² थीटा, वैसा ही है, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू m म्यू क्रॉस b, ये मैं पढ़ा चुका हूं अभी, ठीक है। तो बार मैग्नेट का टॉर्क लगता है mb साइन थीटा, वर्क डन वही होगा बिल्कुल। देखो PE cos थीटा 2 माइनस, भाई बार मैग्नेट है, ऐसे यू बार मैग्नेट है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड B में है, तो पहले थीटा 1 पे है, इसको थीटा 2 पे, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने का, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने का जो इसका वर्क डन है वो इतना होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी माइनस की mb cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर डाइपो वो मैग्नेटिक बार रखी है और उनके बीच में थीटा एंगल है, तो म्यू इंटू बी साइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर कुछ हुआ तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है ही, मैग्नेट में से कैसे निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लीजिए ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या निकलेगी, ऐसे नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और यूं घूम फिर के वापस इसी में आ जाएंगी, ऐसे यहां से यूं बाहर निकलेंगी और यूं घूम फिर के वापस यहीं आ जाएंगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप होंगे, क्या होंगे, क्लोज्ड लूप, ठीक, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जहां भी टेंजेंट डालोगे वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। मैग्नेटाइजेशन आपको पढ़ना है खुद से, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहां पे ये आप बस इतना देख लो, जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है तो H इज इक्वल टू बी नोट अपॉन म्यू नोट होता है, H अपॉन बी माई, इसकी डायमेंशन, ठीक है ना, ये चीज यूनिट
एंड डायमेंशन में पूछी जा सकती है, इसलिए इनकी डायमेंशन आप याद रख लेना वहां से, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये आपको एनसीईआरटी से कवर करना है, एनसीईआरटी से कवर करना है ये पूरा का पूरा।